नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। मित्रों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ रीट प्री एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट शिक्षा मनोविज्ञान का मॉडल पेपर 1, जो कि आपके आने वाले रीट एग्ज़ाम जो कि 27 और 28 फरवरी को होने वाला है, उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी साथियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अपने रीट एग्ज़ाम तक हम काफ़ी मनोविज्ञान के पेपर हैं वो सोल्व करने वाले हैं, तो लगातार हमारे चैनल के साथ में आप बने रहें। साथ ही इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करनी है उत्तर से, तो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप फ्री में डाउनलोड करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बस्ता अनिवार्य नहीं होगा 2020 के अनुसार किस कक्षा तक बस्ता अनिवार्य नहीं होगा, यह आपको बताना है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको बताना है। थोड़ा सा प्रश्न कंफ्यूज कर देने वाला है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक बस्ता अनिवार्य नहीं होगा, यह आपको बताना है। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या मिडिल। साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? प्री प्राइमरी तक बस्ता अनिवार्य नहीं होगा, ऐसा शिक्षा नीति 2020 में बताया गया है। तो अपना ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। यानी मानसिक रूप से पिछड़े जो बालक हैं उनके लिए इनमें से कौन सी व्यूह रचना है वो कार्य करेगी। सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना या कार्यों को मूर्त रूप से समझना। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा कार्यों को मूर्त रूप से समझना। ये पिछड़े बालकों के लिए व्यूह रचना का में कार्य करेगी। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा, उपयुक्त आंसर। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानसिक आयु का समप्रत्यय किसने दिया। आपको बताना है कि मानसिक आयु का समप्रत्यय किसने दिया। केटल ने, थॉर्नडाइक ने, बीने ने, स्टर्न ने। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बीने ने, और बीने का पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड बीने, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा, बीने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 90 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों की स्वीकृति पद होंगे। यह आपको बताना है कि एक विद्यालय है जो कि प्राथमिक स्तर का है, उसमें 90 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार उस विद्यालय में कितने अध्यापक हैं वो स्वीकृत करेंगे। 2, 3, 4, 5। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब रहेगा। यानी वहाँ पर 3 विद्यार्थी हैं वो, सॉरी 3 अध्यापक हैं वो स्वीकृत उनके पद करेंगे, क्योंकि 30 विद्यार्थियों पर एक पद होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो 90 हैं, तो उस हिसाब से 3 शिक्षक हैं उस विद्यालय में लगाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां है, 8 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती हैं। आपको बताना है कि 8 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती हैं। नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए, कुछ कार्य सही होना, इस पर निर्भर करता है कि उसे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, और ऑप्शन द रहेगा, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए और अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स रहेगा, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। 6वां क्वेश्चन है, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। आपको बताना है फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से हैं। चेतन, अवचेतन, अचेतन, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। ऑप्शन स है आनंद के सिद्धांत, और
ऑप्शन द है इदम अहम प्राहम। तो साथियों इसका सही आंसर होगा इदम अहम प्राहम। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं इदम अहम और पराहम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, एग्जाम में सपने वाला प्रश्न है साथियों। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो साथियों इसमें आपको बताना है 200 कार्य दिवस और 800 घंटे, 200 कार्य दिवस और 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस और 600 घंटे और 210 कार्य दिवस और 1000 घंटे। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें होगा 200 कार्य दिवस में आपको 800 घंटे तक विद्यालय में रहना है, यानी शिक्षण जो घंटे हैं उनकी जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 200 कार्य दिवस या 800 घंटे। और प्रतिदिन जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनको लगभग एक सप्ताह में 45 घंटे उपस्थित रहना पड़ता है या शिक्षण कार्य करवाना होता है। कितना? 45 घंटे, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये भी आ सकता है आरटी 2009 के अनुसार एक शिक्षक को कितने घंटे एक सप्ताह में हैं विद्यालय में बिताने हैं? तो वो होंगे 45 घंटे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है बालक की आयु पर, यानी कौन सी आयु पर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास है वो बालक में होता है? बहुत ही इजी सा प्रश्न है। 6 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु, 11 वर्ष की आयु या फिर 7 वर्ष की आयु? साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने सही आंसर का चुनाव किया है, 11 वर्ष की आयु में। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो जाता है उसमें तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। 9वां प्रश्न है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोटोटाइप, फिनोटाइप, कार्योटाइप, जीनोटाइप। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब रहेगा फिनोटाइप, यानी ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप से परिभाषित किया जाता है। 10वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट ये प्रश्न रहेगा साथियों, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ बच्चों को शिक्षा का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन स होगा इसका सही आंसर। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये होता है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 11वां की 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो इसका आईक्यू क्या होगा वो आपको बताना है। 25 वर्षीय लड़का है, उसकी मानसिक आयु है वो 16 वर्ष की है, तो उसका आईक्यू कितना होगा? 140, 100, 64 या 50? साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? वो है तो 25 वर्ष का, लेकिन उसकी मानसिक आयु यानी मन की, दिमाग की जो आयु है वो सिर्फ 16 साल की है, तो उनके कितना होगा? आईक्यू होगा 64। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है समस्या समाधान में इनमें से कौन सा पद है वो सम्मिलित नहीं है। 3 तो सम्मिलित हैं समस्या समाधान में, लेकिन एक नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन अ है आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, यानी आंकड़ों को एकत्रित करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, उनकी परिकल्पनाएं हैं उनका निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, या फिर उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना।
13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन है वो गलत है। 3 तो सही है लेकिन एक अपने इसमें से गलत है। देखते हैं पहला है, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रविधियाँ प्रयोग की जाती हैं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन को दोबारा देखिए। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो विद्यालय आधारित ही होता है, तो यह तो सही है। गलत अपन को निकालना है। दूसरा इसमें है कि इनमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, तो मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, ये भी सत्य है। और इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता है, जबकि होता है इसमें निदानात्मक मूल्यांकन होता है, जबकि ये बोल रहा है नहीं होता है, इसीलिए अपना ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में ये कथन सही गलत है। ठीक है। 14वां प्रश्न है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? आपको बताना है विकास के संबंध में कौन सा तथ्य है वो सार्थक है यानी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। यह आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन स है, सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। और ऑप्शन द है, यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? यह आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये गलत है। ठीक है ना। विकास है वो आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम नहीं होता है। तो ये जो कथन है ये सत्य रहेगा, ये कथन सत्य रहेगा, बाकी सभी असत्य है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं, अच्छे से देखिए आप। जैसे कि दृढ़ता ये होता है, उपलब्धि की आवश्यकता ये भी होता है, आकांक्षा का स्तर भी होता है, जबकि प्रशंसा है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्रशंसा, ठीक है ना। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। ये प्रश्न परीक्षा में सपने वाला प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा है वो मानव विकास का सही क्रम है। आपको बताना है मानव विकास का सही क्रम कौन सा है। जैसे कि शेषवावस्था, फर्स्ट में शेषवावस्था ही होती है, लेकिन उसके बाद में ये बोल रहा है किशोरावस्था, वहाँ तो होती है बाल्यावस्था, जबकि किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था ये गलत हो गया अपना कथन। दूसरा है बाल्यावस्था शुरू होता ही नहीं है, क्योंकि शेषवावस्था अवस्था पहले होना जरूरी है, तो दूसरा कथन तो वैसे भी गलत हो गया। तीसरे में भी बाल्यावस्था पहला आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। जबकि चौथे में है शेषवावस्था, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था, तो ये कथन है ना ये सही है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मानव विकास है वो शैशवावस्था में शुरू होता है, यानी शिशु होता है तब, फिर उसके बाद में बाल्य अवस्था में आता है, फिर उसके बाद में किशोरावस्था आता है, और उसके बाद में आता है प्रौढ़ावस्था। ये आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया, यह आपको बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप बताइए। यानी जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। 18वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक यानी टीचर को क्या करना चाहिए? तो शिक्षण विधियों से संबंधित ये प्रश्न है। गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए? कभी नहीं।
क्योंकि उसको अभिप्रेरित कर रहे हैं ना, तो ये गला काट कभी नहीं होगा। विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राय लक्ष्य रखना चाहिए, जो कि प्राय नहीं अप्राय हैं, कभी नहीं रखेंगे अपन। नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल उनके सामने नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बालक हैं वो अभिप्रेरित हो जाए, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। आपको बताना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। यहाँ पे प्रश्न पे आपको ध्यान देना है, आपको डायरेक्ट आंसर अपने एग्जाम में भी नहीं करना है। क्या पूछ रहा है वो आपको बताना है, सही नहीं है सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए। तो साथियों इसमें जो सही आंसर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल सतत और व्यापक मूल्यांकन है, विद्यालय पर आधारित होता है, तो ये तो सत्य है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, बिल्कुल विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। इससे नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन में। इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये गलत है, क्योंकि इससे है ना शिक्षकों पर बोझ बढ़ता नहीं है, घटता है विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए। तो इसमें बोझ बढ़ता नहीं है, ये कथन है ना, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। आपको बताना है कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। क्या कर सकता है, कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो इसमें एक प्रभावी शिक्षक है वो क्या कर सकता है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, यानी विद्यार्थियों को किस तरह से सीखना है उसके लिए पहले अभिप्रेरित करते हैं। तो ये होता है अपना ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये किसका परिणाम था, ये आपको बताना है। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, आप आंसर चॉइस कीजिए। कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो इसमें रहेगा ऑप्शन स, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका परिणाम था। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। आपको याद रखना है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। किस में शामिल करना चाहिए ये आपको बताना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, यानी अपन कह सकते हैं जो कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनको आवश्यकता होती है सीखने की वगैरह की, तो उनको किस में अपन शामिल करेंगे वो आपको बताना है। तो जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये गलत है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ये भी गलत है। एक काल्पनिक लक्ष्य, ये भी गलत है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु धारणा परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है, तो बिल्कुल ये सही रहेगा। शिक्षण के प्रति उनका दृष्टिकोण, विषय वस्तु धारणा परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता हो तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उसमें शामिल करते हैं। अगला है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल। तो बिल्कुल संज्ञानात्मक कौशल का मतलब है संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल होता है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, आलोचनात्मक चिंतन को, सलिप्तता और सुनने की क्षमता, और जो ये हैं इसमें अपना ऑप्शन ब ही रहेगा सही आंसर, ठीक है ना, संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24 है, थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, अभ्यास का नियम। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है। ये प्रश्न आप रट लेना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा दीजिए। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है।
तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आवश्यकता, चालक और प्रेरणा। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ। प्रश्न 26 है, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75% अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, वो आपको बताना है। 16 वर्ष का है और बुद्धिलब्धि परीक्षण में उसने 75% ही अंक हासिल किए हैं, तो उसकी मानसिक आयु है लगभग 12 साल की होगी, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बालकों में व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारण क्या है? बालकों में जो व्यक्तिगत विभेद होता है उसमें जो अंतर होता है तो उसका मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। विद्यालयों की गुणवत्ता, उसके कारण क्या उसमें अंतर होता है? व्यक्तिगत की बात पूछ रहा है ये, व्यक्तिगत आपको ध्यान रखना है। विद्यालयों की गुणवत्ता, माता पिता की शिक्षा, शारीरिक विभिन्नता या फिर मानसिक गुण, उसमें क्या है ऐसा कि वो व्यक्तिगत रूप से विभेद हैं, यानी अलग दिख रहा है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा उसका मानसिक गुण ऐसा है, इस कारण से वो व्यक्तिगत विभेद हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? मानसिक गुण। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की कक्षा से है। आपको बताना है प्रारंभिक शिक्षा कौन सी होती है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 8 या फिर कक्षा 1 से 10। साथियों इसमें आप थोड़े से कन्फ्यूज होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे साथी हैं, जो भावी शिक्षक हैं, वे ऑप्शन अ बता रहे हैं, जबकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8। ये प्रारंभिक शिक्षा होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रारंभिक शिक्षा। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न भावी शिक्षकों आपके लिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? आपको बताना है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है? मूर्त, अमूर्त और सांवेदिक, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त या फिर ऑप्शन द है अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। साथियों 29वें प्रश्न का आंसर, तो जन्म से किशोरावस्था तक पहले वो सांवेदिक में आएगा, फिर मूर्त और फिर अमूर्त, इस तरह से इसमें रहेगा। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर है। और प्रश्न 30 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना, तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए? मध्य किशोरावस्था में है, उसके अंदर क्या होता है? विरोध की भावना दिखने लगती है बालकों के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन द रहेगा मध्य किशोरावस्था, ठीक है, ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। तो साथियों इस तरह से अपना जो मॉडल पेपर फर्स्ट है इसमें कुल 30 प्रश्न अपन ने देखे, और इस बार अपने जो रीट के एग्ज़ाम में वैसे हर बार होते ही हैं 30 प्रश्न आते हैं, तो उस तरह से मैंने महत्वपूर्ण इस पेपर को तैयार किया था। 30 क्वेश्चन थे। अब बताइए 30 में से आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर बताए हैं? सच सच में बताना आपको कमेंट करके, कोई इसमें ऐतराज़ नहीं है कि किसी के कम हुए हैं या ज़्यादा हुए, आपने खुद का आकलन किया तो उस हिसाब से आप बता दीजिए। बाकी इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है तो बिल्कुल विथ उत्तर, देखिए यहाँ पे उत्तर भी दे रखे हैं। ये पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिलने वाली है। आपको गूगल में जाना है और वहाँ जाके सर्च करना है udaystudy.in। क्या सर्च करोगे? udaystudy.in यानी इन, ये सर्च करोगे, वहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट हैं, उसमें आपको ये पोस्ट मिल जाएगी और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो साथियों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आने वाली जो हमारी क्लास है उसको भी आप ज़रूर देखें। समय समय पे आपको उदय स्टडी विजिट भी करते रहना है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।